पाठ 3। जवाहर भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की कुछ अंशों का सजीव चित्रण किया है। उनका स्वभाव दूसरों के प्रति विश्वास, सुविधा और आत्मीयता की थी। इस सदी के दूसरे दशक में ही मैं अपनी बहन के साथ रॉस्टवेल्ट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य तुलास्कर ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थी। मैंने उनके साथ जाने की हट की, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैं पहल आनंद भवन कब गई यह तो मुझे याद ही नहीं है, किंतु वे आगमन संबंधी अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित है। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी हैं। एक दिन मैं जैसे ही कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को टांगे पर बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय ही नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही टांगे में जा बैठी। वे बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रहीं यह तो ज्ञात ही नहीं, किंतु उस समय वार्ता से अधिक वहां का दृश्य आकर्षित करता था। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं? मुड़कर देखते ही मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। मंझला कद और गौरवर्ण स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त दे यष्टि, चौड़ा उज्जवल माथा, सीधा लंबोदरा मुंह, हंसी से भरे ओठों से चमकती दंत पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही हों। बस्ते पर स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रुकुटियों पर बल देकर कहा, क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकी घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी? भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या वाहियात बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार इस वाक पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना से मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। मेरे कई महीनों पर अस्त व्यस्त रहने पर भी उनकी टिप्पणी थी, क्या वाहियात बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में छोटे बड़े के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना कम ज्ञान होता है, भावुकता उतनी ही अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे को थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए मुझे तांगे तक पहुंचा। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे फदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहित हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी की स्थिति में उनके मानवीय रूप से कोई अंतर नहीं मिला। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश ही नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात वेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं, यहाँ तो 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा कि वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है। आप जाकर उनको सूचना देने का कष्ट करें
कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन बिताने की स्थिति में नहीं है। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु शीघ्र ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आती ही होगी। इलाहाबाद प्रयागराज का हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बात कहते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की। कार्य व्यस्तता होने पर दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वो शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक और भी घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी जी कि इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह न बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैंने तो दद्दा से सा विनोद में कहा, आप सबने हमारे लिए किया भी क्या है। इस विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने में निर्देश नहीं भूले। रात में देखा काटी छुरी तथा मांस के अनेक पदार्थों से सनी मेज, कढ़ी चावल, दही आदि की कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वो मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाता देखकर नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन करके वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली निकाल देते थे और आम साबुत सही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत